पड़ोसी राज्य के राजा यशवंत सिंह ने राजा विक्रम सिंह के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यशवंत सिंह के पास विशाल सेना और बहुत सारे हथियार थे। राजा विक्रम सिंह ये भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित थी, इसीलिए वो इस युद्ध को टालने का उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने चिरंजीवी को अपने पास बुलाया और एकांत में उनसे विचार विमर्श किया। चिरंजीवी, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए युद्ध करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पड़ोसी राजा के साथ संधि कर ली जाए। हाँ महाराज, यही उचित होगा, लेकिन हमें उनसे इस बारे में बात करनी होगी। मैं संधि के लिए प्रस्ताव लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। अब देखना यह है कि संधि के लिए वे क्या शर्त रखते हैं। ठीक है, तुम उनसे बात करके देखो, इसके बाद मैं भी संधि वार्ता में शामिल हो जाऊंगा। दूसरे दिन चिरंजीवी यशवंत सिंह के पास पहुंच गए। महाराज यशवंत सिंह जी की जय हो। आइए चिरंजीवी जी, विराजमान हो जाइए। कहिए, क्या समाचार है? हे राजन, मुझे राजा विक्रम सिंह ने आपके पास मैत्री प्रस्ताव लेकर भेजा है। ये तो अच्छी बात है। मैं तो युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब विचार बदलना पड़ेगा। यदि वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, तो उन्हें मेरे साथ संधि करनी पड़ेगी। हुजूर, हमारे राजा भी संधि के लिए तैयार हैं। वो आपकी शर्त जानना चाहते हैं। मुझे उनके राज्य की 25 एकड़ जमीन चाहिए। यदि वो मुझे इतनी जमीन दे देते हैं तो मैं भविष्य में कभी भी उनसे युद्ध नहीं करूंगा और हम दोनों मित्र बन जाएंगे। मैं 25 एकड़ की जमीन पर अपने हथियार रखने के लिए गोदाम और कुछ निवास बनवाकर अपने कई बड़े अधिकारियों को बसाना चाहता हूँ। ठीक है राजन, मैं आपकी यह शर्त अपने राजा विक्रम सिंह के सामने अवश्य रखूंगा। चिरंजीवी ने राजा विक्रम सिंह के पास जाकर उन्हें इस शर्त के बारे में बताया। हुजूर, हम उनके सामने जमीन देने की शर्त कुछ रियायत के साथ मंजूर कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें अपनी पहाड़ी के पास तराई वाली जमीन दे सकते हैं। उस जमीन से हमें कोई लाभ नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है, वो जगह सूखी दिखाई पड़ती है। बरसात आने पर वहाँ का नजारा बदल जाता है। हमारी नदी भी उसके समीप ही है। बरसात के मौसम में जब पानी नदी में भर जाता है, तब वो बांध के ऊपर से बहने लगता है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। वाह चिरंजीवी, तुम्हारा विचार बहुत सही है। हम वही जमीन संधि के अनुसार उन्हें दे देंगे। हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा और संधि की शर्त भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, राजा यशवंत सिंह से बात करके हम साथ में एक बैठक करेंगे और उसमें संधि पर चर्चा करेंगे। राजा यशवंत सिंह, राजा विक्रम सिंह, मंत्रीगण और चिरंजीवी की उपस्थिति में बैठक हो गई। यशवंत सिंह जी, मैंने आपकी शर्त सुनी है। यदि आप 25 एकड़ के बदले 15 एकड़ जमीन की बात पर मान जाएं तो उचित होगा। इतना कम भी मत कीजिए। आप एक काम करिए, मुझे 20 एकड़ जमीन दे दीजिए। ठीक है राजन, मैं रजतपुर के पास की 20 एकड़ की जमीन आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप स्वयं देख लीजिए और वहाँ पर अपना गोदाम और अधिकारियों के लिए निवास स्थान बनवाइए। उसे समतल करवाकर उसका हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हाँ राजन, ये जमीन आपके लिए सर्वथा उपयोगी है। आपको भविष्य में यह बड़ा लाभ देगी। राजा यशवंत सिंह मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बिना युद्ध के इतनी जमीन मिल रही है, ये तो बड़ा फायदा का सौदा है। उन्होंने जमीन देखी और हाँ कर दी। राजा यशवंत सिंह ने अपने प्रबंधक को कहकर उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। एक तरफ अधिकारियों के निवास बन गए, कुछ जरूरी दफ्तर बन गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सा गोदाम जिसमें सारे हथियार रखे जा सके बना दिया गया। राजा यशवंत सिंह ने जब उसका मुआयना किया, वो बहुत प्रसन्न हो गए। हम युद्ध का भय दिखाकर ऐसी ही लाभदायक संधि आसपास के सभी राज्यों से करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम भारत के चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हाँ राजन, हमारे पास बेशुमार हथियार हैं। हम और अधिक हथियार खरीदकर
इसी गोदाम में रखवाएंगे और अपने शक्ति बढ़ाएंगे। जब भी किसी राज्य से युद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसी गोदाम से सारे हथियार निकाले जाएंगे। इतना बड़ा गोदाम और इतने बड़े हथियार किसी भी राजा के पास नहीं होंगे। कुछ महीने बीत गए, वर्षा का मौसम आ गया और पानी बरसने लगा। धीरे धीरे नदी में भी पानी भरने लगा। अधिक वर्षा के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। एक ऐसा समय आया कि अतिवृष्टि के कारण नदी का बांध टूट गया और सारा पानी यशवंत सिंह के गोदाम और उनके अधिकारियों के निवास स्थान की ओर तेजी से बहने लगे। अथाह जल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। गोदाम टूट गया, सारे अस्त्र शस्त्र पानी में बह गए। अधिकारियों के निवास स्थान और दफ्तर भी पानी की भेंट चढ़ गए। राजा यशवंत सिंह ने जब यह दृश्य देखा तब अपना सर पकड़कर बैठ गए। उनकी सारी शस्त्र शक्ति नष्ट हो चुकी थी। उन्हें अब अपने राज्य को ही बेचने की चिंता सताने लगी। चिरंजीवी ने अपनी चतुराई से बिना युद्ध किए ही राजा यशवंत सिंह को पूरी तरह से हरा दिया। वाह चिरंजीवी, तुम्हारी चतुराई तो कमाल कर गई। बिना युद्ध किए ही दुश्मन हार गया। वाह। राजा विक्रम सिंह के दरबार में मंत्री के साथ साथ सभी दरबारी उपस्थित थे। राजा ने देखा कि चिरंजीवी का आसन खाली था। आज चिरंजीवी दरबार में अनुपस्थित हैं। मुझे उनकी कमी खल रही है। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान उनके पास निश्चित रूप से रहता है। वो बड़े ही गुणी और बुद्धिमान हैं। राजा की यह बात सुनकर दरबारी के रहे लोगों को जलन होने लगी। उनके बीच जलने वालों में राजमंत्री मुख्य थे। वो हमेशा चिरंजीवी को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन कभी सफल नहीं होते थे। राजा की बात सुनकर राजमंत्री सोचने लगे कि क्यों न चिरंजीवी को ऐसी मुश्किल में फंसाया जाए कि उन्हें सबके सामने लज्जित होना पड़े। हुजूर, चिरंजीवी भी हम लोगों की तरह ही एक इंसान है। उनके बारे में मैंने एक और बात सुनी है। वो क्या है? मैंने सुना है कि चतुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ उनके पास एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा वो लोहे को भी सोना बना सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सोचा, अगर राजमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना चिरंजीवी की इस विद्या की परीक्षा ही ले ली जाए। मंत्रीवर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने आज तक उनकी बुद्धिमता और चतुराई देखी थी, अब उनकी इस विद्या को भी अपनी आंखों से देख सकेंगे। यदि उनके पास ऐसी अनोखी विद्या है तो उसका लाभ उठाकर हम अपने खजाने और बढ़ा सकते हैं। कल चिरंजीवी आ जाएंगे, तब उनकी इस विद्या की भी परीक्षा हो जाएगी। दूसरे ही दिन चिरंजीवी दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने जैसे ही अपना स्थान ग्रहण किया, राजा ने अपनी बात उनके सम्मुख रख दी। चिरंजीवी, मैंने सुना है आप एक ऐसी विद्या जानते हैं जिसके बल पर लोहे को सोने में बदला जा सकता है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और मैं अपनी आंखों से उसका प्रमाण देखना चाहता हूँ। चिरंजीवी झट से समझ गए कि यह राजमंत्री की चाल है। उन्होंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए राजा के कान भरे हैं। ठीक है राजन, मैं इस विद्या की सच्चाई कल आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, मुझे इसका इंतजार रहेगा। राजमंत्री भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे, अब देखना है चिरंजीवी कैसे लोहे को सोने में बदलते हैं। उन्होंने लोहे के वस्तु भी लाकर दरबार में रखवा दी थी। दूसरे दिन चिरंजीवी एक मुर्गे को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने मुर्गे को नीचे छोड़ दिया और वो कुक 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 करता हुआ भागने लगा। कुछ नौकरों ने दौड़कर उसे पकड़ा और चिरंजीवी के सामने रख दिया। चिरंजीवी, ये सब क्या है? इस मुर्गे को लेकर यहाँ क्यों आ गए हो? हुजूर, क्षमा चाहता हूँ। इस मुर्गे को यहाँ लाने का एक विशेष प्रयोजन है। आज आप सभी लोग एक अद्भुत चमत्कार देखेंगे। मैंने सुना है कि हमारे राजमंत्री एक विशेष प्रकार का जादू जानते हैं। कैसा जादू? हे राजन, हमारे राजमंत्री बुद्धिमान होने के साथ साथ एक जादूगर भी हैं। वे जादू करके इस मुर्गे को
तोता बनाकर उड़ा सकते हैं। चिरंजीवी की यह बात सुनकर राजमंत्री सदमे में आ गए। उन्होंने इसकी उपेक्षा नहीं की थी। सारे दरबारी भी इस बात को सुनकर उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि आज 2 चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा राजमंत्री जी, आपने कभी हमें इस जादू के बारे में बताया नहीं। आप इस मुर्गे को अपने जादू के बल से तोता बनाकर दिखाइए। हमें इस बात से बड़ी खुशी होगी। हुजूर, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जादू नहीं है जिसके द्वारा मुर्गे को तोता बनाया जा सके। भला ये मुर्गा तोता कैसे बन सकता है? आप मानते हैं कि मुर्गे को तोता नहीं बनाया जा सकता? हाँ। तब मुझसे लोहे को सोना बनाने की उपेक्षा किस आधार पर रखते हैं? राजमंत्री का सर झुक गया। वाह चिरंजीवी, तुम्हारा यह अंदाज भी हमें बहुत पसंद आया। वाह,